तो देखिए आज हम कराने वाले हैं पूरक समुच्चय, ठीक ना। तो पूरक समुच्चय क्या होता है, तो देखिए पूरक समुच्चय होता क्या है। तो देखिए यदि ए कोई समुच्चय है, ठीक ना, तो तथा U समष्टि समुच्चय है, ठीक ना, यानी यूनिवर्सल सेट है, समष्टि समुच्चय है, तो A डैश U के उन अवयवों का समुच्चय होता है, उन अवयवों का समुच्चय होता है जो A में ना हो। कहने का मतलब है कि U के उन अवयवों का समुच्चय जो A में ना हो, उनको क्या कहते हैं, पूरक समुच्चय कहते हैं, ठीक ना। तो एक तरह से आप और भी लिख सकते हैं कि A डैश इक्वल टू, A का पूरक समुच्चय आप कहाँ से निरूपित करेंगे, A डैश से, ठीक ना। तो इसमें ऐसा लिखो कि तो A का पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय A डैश U के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो A में ना हो। तो पूरक समुच्चय A डैश या AC से निरूपित किया जाता है, ठीक ना, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इक्वल टू होता क्या है, U के अवयव जो A में ना हो, इसको कहाँ से निरूपित करेंगे, U माइनस A से। तो देखिए कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि समष्टि समुच्चय U के उन अवयवों का समुच्चय जो A में ना हो को क्या कहते हैं, पूरक समुच्चय कहते हैं। किसका पूरक समुच्चय, A का पूरक समुच्चय, ठीक ना। तो ये होता है एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए कि A दे दिया गया कि x सच दैट x सम संख्याओं का समुच्चय, ठीक ना, सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय और U आपको पता है कि x सच दैट x प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। तो जो A डैश होगा वो क्या होगा, U माइनस A, यानी U से आपको A को हटाना पड़ेगा, ठीक ना। तो U माइनस A का मतलब क्या है, U के अवयव जो A में ना हो। तो U में देखिए प्राकृत सम संख्याएं भी हैं, विषम संख्याएं भी हैं, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में सम भी होता है और विषम भी होता है। और यहाँ पे कौन सी संख्या है, सम संख्या है। तो इसकी कौन सी संख्या यहाँ पे नहीं होंगी, विषम संख्या नहीं होंगी। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, x सच दैट x विषम प्राकृत संख्या है, ठीक ना। तो x सच दैट x विषम प्राकृत संख्या है। तो ये आपके पूरक समुच्चय का एग्जाम्पल हो गया, ठीक ना। तो ये होता है पूरक समुच्चय। अब इसी पर देखिए कुछ पूरक समुच्चय के कुछ गुणधर्म हैं, ठीक ना। तो इनकी क्या क्वालिटी है, इनको देखिए। तो पूरक समुच्चयों के गुण की परिभाषा आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। तो पूरक समुच्चय के कुछ गुणधर्म, तो देखिए जैसे कोई पूरक समुच्चय है, ठीक ना। तो पूरक समुच्चय के गुणधर्म नंबर 1 में क्या आता है कि अगर किसी समुच्चय का यूनियन उसके पूरक समुच्चय से निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। ऐसा होता क्यों, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि A इक्वल टू आपने ले लिया 1 2 3 4, ठीक ना, और U आपका हो जाए 1 2 3 4 5 6, ठीक ना, ये हो जाए, ठीक ना। अब देखिए अगर आप A डैश निकालोगे तो कितना आएगा, U माइनस A, यानी U के वे एलिमेंट जो A में ना हो। तो देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे उन्हीं एलिमेंट्स को लिखना है जो A में ना मिले, ठीक ना। ये 6 लिख दिया आपने, ठीक। अब आपको क्या कर लेना है, यही निकाल के देखें कि ये सही होता कि नहीं होता। तो A यूनियन A डैश निकालेंगे, ठीक ना। तो इसको और इसको अगर मिला दिया जाए, ठीक ना, तो होगा क्या कि 1 2 3 4 आप पहले लिखते हैं यूनियन करने में, फिर उसके बाद क्या लिख देंगे 5 6। तो ये क्या होता है, यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक। तो ये यूनियन हो गया। तो देखिए ध्यान से देखें तो ये बराबर काहे के है, U के। तो इससे पता चलता है कि A यूनियन A डैश क्या होता है, U होता। अच्छा यहीं पे अगर A इंटरसेक्शन A डैश निकाल लिया जाए तो देखिए क्या इसमें और इसमें कुछ भी उभयनिष्ठ मिलेगा, कुछ भी कॉमन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि A इंटरसेक्शन A डैश इक्वल टू क्या होता है,
फाई होता है। तो 2 नियम आपको पता चले। इसके बाद आगे एक नियम है डी मॉर्गन का नियम, ठीक ना। तो देखिए डी मॉर्गन नियम क्या होता है। तो देखिए डी मॉर्गन के 2 नियम, डी मॉर्गन के नियम, ठीक ना। तो इसके देखिए 2 नियम, एक नियम है ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और एक नियम है दूसरा कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। अब देखिए इनको सत्यापित करते हैं कोई एग्जाम्पल लेके। तो जैसे कोई एग्जाम्पल आप लें, ठीक ना, वही पिछला वाला ले लें, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इक्वल टू ले लें 4 5 6 7, और u इक्वल टू ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि u में इनके दोनों के एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक ना। तो u आपने ले लिया। अब देखते हैं कि ये सत्यापित होते कि नहीं होते। तो सबसे पहले देखिए आप इसको सत्यापित करें, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, a यूनियन b निकाल लीजिए। तो a और b को मिलाएंगे, तो a और b को मिलाएंगे तो कितना आएगा 1 2 3 4 5, ठीक ना। फिर उसके बाद b को मिलाएंगे तो 4 5 तो आप लिख चुके, आप क्या लिखेंगे 6 7 लिखेंगे, ठीक ना। तो ये a यूनियन b हो गया। अब जरा a यूनियन b का होल डैश निकाल के देखो। तो a यूनियन b का होल डैश निकालेंगे तो a यूनियन b का होल डैश कैसे निकालेंगे, u में से आप क्या करेंगे a यूनियन b को हटा देंगे। जिस भी समुच्चय का पूरा समुच्चय निकालना उसको u से हटा दो, ठीक ना। तो u से जो है इसके सारे एलिमेंट को हटा दो, बाकी सबको लिख लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 हटा दीजिए, बाकी बचा कितना 8 9 10। तो यही 8 9 10 इसमें आ जाएगा, ठीक। अब आगे a यूनियन b का होल डैश निकालिए। अब a डैश इंटरसेक्शन b डैश निकाल लीजिए। तो a डैश इंटरसेक्शन b डैश अभी आपको निकालना है। तो देखिए a डैश का मतलब क्या होगा, a डैश यहीं पे निकाल लो, a डैश इक्वल टू u माइनस a, मतलब u के वे जो a में ना हो। तो यानी 1 2 3 4 5 u से हटा दो, बाकी सारे को लिख लो। तो 6 7 8 9 10 आ जाएगा, 6 7 8 9 10, ठीक। और उसके बाद क्या निकाल लीजिए, b डैश निकाल लीजिए इसी तरह से। तो b डैश भी इसी तरह से निकल आएगा कि u माइनस का b, u के वे जो b में ना हो। तो 4 5 6 7 हटाइए यहाँ से। तो 4 5 6 7 हटाएंगे तो बचेगा कितना 1 2 3 8 9 10। तो 1 2 3 8 9 10, ठीक। तो ये हो गया आपका b डैश। तो a डैश इंटरसेक्शन b डैश निकालिए। तो इसमें जो कॉमन मिले उसको आपको लिखना है, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो कॉमन वाला लिया जाता है। तो क्या कॉमन मिलेगा 8 9 10 8 9 10। तो 8 9 10 यहाँ पे आपने लिख लिया। तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से क्लियर है कि a यूनियन b का होल डैश भी इतना आया था, a डैश इंटरसेक्शन b डैश भी इतना है। तो इनके दाएं पक्ष बराबर तो बाएं पक्ष बराबर, ठीक ना। तो a यूनियन b का होल डैश इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ठीक। तो इस तरह से ये आपका सत्यापित हो गया, ठीक ना। तो ये सत्यापित होगा, इसी तरह से आप इसको भी सत्यापित कर लेंगे, ठीक ना। तो इसको आप लोग सत्यापित कर लेंगे अपने आप, ठीक। तो ये होता है आपका डी मॉर्गन के नियम, ठीक ना। तो ये नियम भी आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। अब आगे देखते हैं, आगे कुछ और नियम है, ठीक। तो आगे देखिए क्या नियम है कि एक तो फाई डैश इक्वल टू क्या होता है, u होता है, और दूसरा u डैश इक्वल टू कितना होता है, फाई होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फाई डैश आप कभी भी निकालोगे तो कैसे निकालोगे, u माइनस फाई से निकालोगे। u के अवयव जो फाई में ना हो, तो फाई में तो कोई अवयव ही नहीं होता, तो u के सारे अवयव फाई में नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब ये बराबर कहाँ क्या आ जाएगा, u के बराबर आ जाएगा। उसके बाद u डैश का मतलब क्या होगा, u डैश इक्वल टू u के अवयव जो u में ही ना हो, ठीक ना। तो ऐसा तो कोई अवयव होता नहीं जो u में ही ना हो, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। और दूसरी चीज एक और है कि द्विपूरक नियम, ठीक ना, कि a डैश का होल डैश काहे के इक्वल में होगा, a के इक्वल में होगा। इसको अगर प्रूव करने के लिए इसका अगर प्रूफ पूछ लिया जाए तो आप डायरेक्ट इसका प्रूव कर सकते हैं कि a डैश का होल डैश जैसे आपको निकालना है, ठीक ना। तो सबसे पहले तो a डैश को सॉल्व करो। तो a डैश इक्वल टू क्या होता है, u माइनस a, और अभी ऊपर डैश एक रहने दो। और जिसका भी डैश निकालना उसको क्या करते हैं, u में से माइनस कर देते हैं। तो u माइनस का a, अब u माइनस u और माइनस माइनस प्लस का a, तो u से u कैंसिल, कितना आ गया, a आ गया। तो यही आपका ये प्रूफ पूछा गया कई बार, ठीक ना। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक। तो इसका प्रूफ भी कर लेंगे, ठीक। तो चलते हैं आगे एक्सरसाइज में अपनी, ठीक ना। तो एक्सरसाइज 1.5 देखें, बहुत ईजी को एक्सरसाइज है और सभी लोग इसको लगा लेंगे, ठीक ना। तो देखते हैं क्वेश्चन इसके। तो देखें एक्सरसाइज 1.5,
1.5। ठीक, तो देखते पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में है कि u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक ना। a इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। b इक्वल टू दिया हुआ है 2 4 6 8 और c इक्वल टू दिया हुआ है 3 4 5 6। तो आपको पता क्या करना है, नंबर 1 a डैश, ठीक ना, नंबर सेकंड b डैश, नंबर थर्ड a यूनियन c का होल डैश, 4 नंबर a यूनियन b का होल डैश, 5 नंबर a डैश का होल डैश, 6 में पता करना है b माइनस सी का होल डैश। देखिए सारी चीज़ें आप जल्दी से पता करें इसमें। तो सबसे पहले तो a डैश, तो देखिए a डैश क्या होगा, तो a डैश आप जानते हैं u माइनस ए होता है, u के वे एलिमेंट जो a में ना हो। तो देखिए a में 1 2 3 4 है, ठीक ना, तो यानी 1 2 3 4 को छोड़ के सारे एलिमेंट आप लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये a में मिल जाएंगे तो इसलिए इनको नहीं लिखेंगे। जो नहीं मिलेंगे चूंकि u के वे एलिमेंट जो a में ना हो, तो 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 है नहीं है, ठीक ना। तो इन सारे को लिख दो, तो 5 6 7 8 9, ठीक। तो ये आपका a डैश हो गया। अब इसी तरह से b डैश देखिए, तो b डैश इक्वल टू कैसे लिखेंगे, u माइनस b से, तो u के वे एलिमेंट जो b में ना हो, ठीक। तो देखिए 2 4 6 8 है यहाँ पे, तो यहाँ से बस आप क्या करें, u से 2 4 6 8 को हटा दें, बाकी सारे को लिख लो। तो 1 3 5 7, ठीक ना, 9, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, b डैश हो गया। अब आगे क्या कह रहा है कि a यूनियन c का होल डैश। तो देखिए a यूनियन c का होल डैश निकालने के लिए आप पहले क्या करेंगे, a यूनियन c निकालेंगे। तो पहले तो आप a यूनियन c निकालो, तो a और c को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो a और c को मिला देंगे, तो 1 2 3 4 पहले एक ही एलिमेंट लिख लो, 1 2 3 4, फिर b के तो 3 4 तो दोबारा लिखोगे नहीं, अब क्या लिखना, केवल 5 और 6, ठीक। तो ये a यूनियन c हो गया। अब आपको क्या निकालना है, a यूनियन c का होल डैश। तो a यूनियन c का होल डैश, इसका मतलब कि u माइनस a यूनियन c, तो u से a यूनियन c को हटा दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 को हटा देंगे, 1 2 3 4 5 6 को हटा दिए तो क्या बचेगा, 7 8 9, तो 7 8 9, तो ये आपका क्या हो जाएगा, a यूनियन c का होल डैश, ठीक। आगे इसी तरह से 4th नंबर में देखिए क्या है, 4th नंबर में है कि a यूनियन b का होल डैश। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, a यूनियन b निकालेंगे। तो a और b को मिलाइए, तो a और b को मिलाएंगे तो 1 2 3 4, ठीक ना। तो 1 2 3 4 पहले a के एलिमेंट लिख दो, फिर b के, तो 2 4 तो आप लिख चुके ऑलरेडी, बचा कितना, 6 और 8, इनको लिखना है तो लिख लिया। अब आपको क्या निकालना है, a यूनियन b का होल डैश। तो u माइनस a यूनियन b, ठीक। तो u माइनस a यूनियन b, तो u से a और b को हटा दीजिए। तो 1 2 3 4 हटा दीजिए, 1 2 3 4 हटा दिया और 6 8 हटा दीजिए, तो बचा कितना, 5 7 9, ठीक ना। तो 5 7 9 बचेगा इसमें, तो 5 7 9, ठीक। तो ये हो गया a यूनियन b का होल डैश। अब आगे क्या निकालना है, a डैश का होल डैश। तो ये तो आप जानते हैं कि a डैश का होल डैश काहे के इक्वल में होता है, a के, ठीक ना। तो बस यही आंसर हो जाएगा। अब आगे 6 नंबर देखें, b माइनस सी का होल डैश। तो b माइनस सी का होल डैश निकालने के सबसे पहले b माइनस सी निकालिए। तो b माइनस सी का मतलब b के वे एलिमेंट जो c में ना हो। तो b के वे एलिमेंट जो c में ना हो, तो देखिए 2 क्या c में है, नहीं है, तो 2 लिख लीजिए। फिर 4 क्या c में है तो नहीं लिखना, 6 है तो नहीं लिखना, 8 नहीं है तो 8 लिख लीजिए। फिर इसका डैश निकालना है, तो b माइनस सी का होल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, u माइनस b माइनस सी। तो u से जो है b माइनस सी को हटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, तो b माइनस सी का होल डैश हो जाएगा यहाँ से कितना, u से b माइनस सी को हटा देंगे तो 2 8 को केवल हटा दो, बाकी आपका बहुत सारा बचा, 1 3 4 5 6 7 और 8 हटाया तो बचेगा कितना, 9, ठीक। तो ये b माइनस सी हो गया, ठीक। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक। अब इसी तरह से देखिए दूसरा क्वेश्चन है दिया हुआ है इसी तरह से, ठीक ना। u इक्वल टू दिया हुआ है a b c d e f g h। तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय ज्ञात करने हैं, ठीक ना। तो आप लोग सभी अब अपनी किताबों में देख सकते हैं कि a बराबर दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है, तो a डैश निकालना, b डैश निकालना, c डैश निकालना, d डैश निकालना। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को लगा लेंगे।
ठीक ना। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें सारे समुच्चय जो है, सारे सेट जो है गुण विधि में दिए गए हैं, ठीक ना। तो आपको इनको जो है, इनके जो है पूरक समुच्चय निकालना है, ठीक। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, तीसरे का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, x सच दैट x एक प्राकृत सम संख्या है, ठीक। तो देखिए इसका पूरक समुच्चय निकालना है, वो भी कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को समष्टि समुच्चय मानते हो, यानी जो u है वो काहे का समुच्चय है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो इसको समष्टि समुच्चय मानते हुए आपको इसका पूरक समुच्चय निकालना। तो मान लीजिए ये a है, तो a डैश निकालना है, तो a डैश क्या आएगा, u माइनस a आएगा, ठीक। अब देखिए ये सारी प्राकृत संख्याएं, सम संख्याएं हैं। अब u में जो है आप जानते हैं कि सम संख्याएं भी होती हैं और विषम संख्याएं भी होती हैं, तो इसमें सम भी होते हैं और विषम भी होते हैं। अब यहाँ से हटाना आपको सम वाले को है, तो जब सम वाले को हटा देंगे तो कौन सी संख्या बचेंगी, विषम वाली। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, ठीक। अब इसके बाद देखिए दूसरा पार्ट इसका क्या दिया हुआ है, दूसरा पार्ट इसका दिया हुआ है x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या। तो इसी तरह से इसको भी लगा लेंगे कि अब विषम प्राकृत संख्या तो उसका जो b डैश आएगा वो क्या आ जाएगा, सम प्राकृत संख्या आ जाएगा, ठीक ना। अब इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक ना, दूसरा आप लोग लगा लेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि मान लो c इक्वल टू x सच दैट x, ठीक ना, 3 का एक धन गुणज है, संख्या 3 का एक धन गुणज है। तो अच्छा ये बताइए, प्राकृतिक संख्याओं में होते तो हैं ही धन गुणज 3 के, है ना, क्योंकि 3, 6, ठीक ना, 9 ये सारे क्या होते हैं, 3 के जो है फैक्टर्स होते हैं, ठीक ना। तो इनके जो है मल्टीपल्स होते हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब ये इसके धन गुणज उसमें होते हैं। तो जब आप इसको यहाँ से माइनस करोगे तो 3 के धन गुणज सारे निकल जाएंगे, ठीक ना, क्योंकि इसके वे अवयव कौन से अवयव इसमें नहीं होंगे, जो 3 के धन गुणज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे 3 के धन गुणज हैं और इसके उन अवयवों का समुच्चय लिखना है जो इसके अवयव ना हो। तो इसके वे अवयव कौन से होते हैं, जो 3 के धन गुणज नहीं होते हैं, ठीक ना। तो आप सीधे इसको लिख सकते हो कि x सच दैट x संख्या 3 का धन गुणज नहीं है, ठीक ना। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद आ जाते हैं कोई तीसरे के चौथे पार्ट में। तो चौथे पार्ट में क्या दिया हुआ है, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, ठीक ना। तो d इक्वल टू लिख सकते हो x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, ठीक ना। तो आप यहाँ पे इसका जो d डैश लिखो, यहाँ पे c डैश, ठीक ना। यहाँ पे जब d डैश लिखोगे u माइनस d करोगे तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं में भाज्य भी होती हैं, अभाज्य भी होती हैं। तो ये अभाज्य वाली जब वहाँ से सारी हटा दोगे तो ठीक ना, तो अभाज्य वाली जो नहीं होंगी वही बचेंगी, ठीक ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो बस आपको नहीं लिख देना है, ठीक। अच्छा अगर यहाँ पे भाज्य संख्या लिख दोगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ इसलिए होगा क्योंकि इसमें देखिए अभाज्य संख्याओं में 1 तो होता नहीं, लेकिन जब यहाँ से आप माइनस करोगे तो 1 आएगा। तो क्या 1 भाज्य होता है, तो 1 ना तो भाज्य होता है और ना तो अभाज्य होता है, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पे आप सीधे यही लिखें कि अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक ना। अगर भाज्य लिख दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी उसमें। अब इसके बाद देखें तीसरे का पांचवा पार्ट। तीसरे का पांचवा पार्ट क्या है कि x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो आप सीधे यही लिख देंगे कि x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, ठीक ना। अब इसके बाद देखिए आगे वाले क्वेश्चन में क्या है, x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप क्या लिख देंगे, x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर उसके बाद देखिए छठवें क्वेश्चन में क्या है कि x सच दैट x एक पूर्ण घन संख्या है। तो आप क्या लिख देंगे, x सच दैट x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब इसके बाद देखिए आठवां क्वेश्चन, ठीक ना। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक ना। तो तीसरे का 8 पार्ट तो क्या है, तीसरे का 8वां क्वेश्चन कि x सच दैट x प्लस का 5 इक्वल टू 8, ठीक।
तो अच्छा देखिए यहाँ से अगर इसको सॉल्व किया जाए, मान लो ये कोई सेट है ए, ठीक ना, तो यहाँ से अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए x + 5 = 8, तो x = कितना आएगा 3 आएगा, यानी आपको पता चल गया कि a = कितना है 3 है। तो जो a' होगा तो आप क्या करेंगे, a' = u - a करेंगे, ठीक ना। तो देखिए u में जो भी आएगा, u को कौन सी संख्या है, u प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वहाँ से बस केवल 3 को हटा देना है, ठीक ना। तो कितना आएगा 1 2 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। लेकिन इसको अगर आप गुण विधि में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं कि x सच दैट x नॉट इक्वल टू 3, यहाँ पे जो भी संख्या होगी वो नॉट इक्वल टू 3 होगी, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। हाँ, यहाँ पे आगे लिख देंगे x प्राकृत संख्या है, ठीक ना, क्योंकि है प्राकृतिक संख्या, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन 8वां। इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन है कि x सच दैट 2x + 5 = 9, ठीक ना। तो 2x + 5 = 9 है, ठीक ना। तो इस इक्वेशन को भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो 2x + 5 = कितना 9, तो 2x = कितना 9 - 5 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो x = 2, तो वहाँ से अब बस 2 को हटा देना है। तो उसको कैसे लिख देंगे, मान लो ये कौन सा है समुच्चय, मान लो ये समुच्चय है आपका कुछ भी मान लो x मान लो, ठीक ना। तो x' = u - x, ये कितना होगा x सच दैट x नॉट इक्वल टू 2, x एक प्राकृत संख्या, मतलब प्राकृत संख्या लेकिन 2 के बराबर नहीं है, ठीक ना। तो इस तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N। क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि x सच दैट x ग्रेटर आर इक्वल 7, ग्रेटर आर इक्वल 7, ठीक ना। ये मान लीजिए कोई सेट है, ठीक ना, कोई सेट मान लो y मान लो y = 2 है। तो इसमें देखिए जो भी संख्याएं होंगी वो 7 से क्या होंगी, बड़ी बराबर होंगी, ठीक ना। तो 7 से बड़ी बराबर है 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 10 डॉट डॉट डॉट, ठीक। और u में आप जानते हैं कौन सी संख्या है, u = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए u की वे संख्याएं जो इसमें ना हो, तो देखो 7 से बड़ी बराबर y तो सारी इसमें मिल जाएंगी, तो इन्हीं को बस हटा दीजिए। तो कौन सी संख्या इसमें नहीं होंगी, 1 2 3 4 5 6। तो जब y' आप लिखोगे तो y' = क्या हो जाएगा u - y। तो u के वे एलिमेंट जो y में ना हो, तो कौन कौन से नहीं, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो आप इसको कैसे गुण विधि में कैसे लिख सकते हैं अगर लिखना चाहो तो x सच दैट x, ये सारी प्राकृतिक संख्या 7 से क्या हैं, छोटी हैं, तो ये लेस देन 7, ठीक ना। कामा आप ये भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू कैपिटल N, या फिर समष्टि समुच्चय अगर लिखना चाहो तो ये कर दो, ठीक ना। मतलब x जो है समष्टि समुच्चय u जो कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है उसका अवयव है, लेकिन कैसा है 7 से छोटा है, ठीक। अब इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N, x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक ना। x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N और 2x + 1, यहाँ पे n और u एक ही है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक ना। और 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10, ठीक। तो 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10 है, तो आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व, ये इन इक्वेशन है, ठीक ना, असमिका है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10 है, तो 2x इज ग्रेटर देन 9 हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन 9/2, ठीक ना। यानी इसको कह सकते हो 4.5। तो यानी x प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन 4.5 से बड़ी है, ठीक ना। तो यानी अगर ये कोई सेट है, मान लो t सेट है, ठीक ना, तो 4.5 से बड़ी पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, 5 होगी, 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो अब आप क्या कह सकते हैं कि t' = u - t, तो u के वे एलिमेंट जो t में ना हो, तो u आप जानते हैं ये वाला है, ठीक। तो 5 6 7 8 सारे मिल जाएंगे इसमें, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक के सारे मिल जाएंगे, मिलेंगे कौन से नहीं, 1 2 3 4। तो u के वे एलिमेंट जो t में ना हो तो कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4। आप इसको गुण विधि में कैसे लिख सकते हैं, t' = x सच दैट x इज लेस देन 5, ठीक ना, इज लेस देन 5, और लेस आर इक्वल में लिखना चाहते हैं तो 4 लिख दीजिए, ठीक ना। कामा x बिलोंग्स टू कैपिटल N।
तो मतलब x प्राकृतिक संख्या है, लेकिन कैसी संख्या है, 4 से छोटी या बराबर। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, ठीक ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखिए इसमें डी मॉर्गन के नियम को सत्यापित करना है, ठीक ना। तो 4 नंबर क्वेश्चन में u इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। a इक्वल टू 2 4 6 8, b इक्वल टू 2 3 5 7, ठीक ना। तो आपको इसमें डी मॉर्गन के दोनों नियमों को सत्यापित करना है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले डी मॉर्गन के नियम पहला क्या होता है, ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और दूसरा नियम क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक। तो सबसे पहले तो आप ए डैश निकाल लीजिए, तो ए डैश इक्वल टू क्या होगा, यू माइनस ए, यू के वे एलिमेंट्स जो ए में ना मिले, तो 2 4 6 8 को हटा दीजिए, 2 4 6 8 को हटा देंगे, बचेगा कितना 1 3 5 7 9 बचेगा, ठीक। फिर बी डैश निकाल लीजिए, तो बी डैश निकालेंगे तो 2 3 5 7 को हटाएंगे, तो 2 3 5 7 को हटा देंगे, बाकी सबको लिख लेंगे, तो कितना आएगा 1 4 6 8 9, तो 1 4 6 8 9, तो बी डैश हो गया, ठीक। तो अब आपको क्या निकाल लेना, ए यूनियन बी, पहले आप यहाँ से निकालें ए यूनियन बी, ठीक ना। तो ए यूनियन बी कितना होगा, ए और बी को मिलाएंगे, ठीक ना। तो ए और बी को मिलाएंगे 2 4 6 8 लिख लो, 2 4 6 8 लिख लिया, और यहाँ पे क्या है 2 तो हो लिख ही चुके हैं, 3 लिख दीजिए। तो अगर क्रम से लिखना चाहते हो तो ज़्यादा आसानी रहेगी, तो 3 जो है यहाँ पे लिख दिया, फिर 5 लिखना है, ठीक ना, 5 लिख दिया, फिर उसके बाद 7। तो देखिए ए यूनियन बी निकाल रहे थे, ठीक ना। तो ए यूनियन बी आपका आ गया कितना 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो आप क्या निकाल लीजिए, ए यूनियन बी का होल डैश निकाल लीजिए, ठीक ना। तो ए यूनियन बी का होल डैश, तो ए यूनियन बी का होल डैश कितना आ जाएगा, यू माइनस ए यूनियन बी, जिसका डैश निकालना उसको यू से हटा दो, ठीक ना। तो ए यूनियन बी देखिए यू से हटाएंगे तो 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 3 4 5 6 7 8 को हटाएंगे, बचेगा कितना 1 और 9, ठीक ना। तो 1 बचा और क्या बचा 9 बचा, तो हो गया ए यूनियन बी का होल डैश। अब क्या निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक ना। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकाल लीजिए, तो ए डैश और बी डैश में जो कॉमन हो उसको लिख लीजिए, तो देखिए 1 कॉमन हुआ और बाकी कुछ कॉमन नहीं हुआ, अब क्या हुआ 9, तो 1 कॉमन 9, ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन सेकंड। तो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक ना। आपको पता है कि इनके लेफ्ट राइट साइड इक्वल हैं, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगे, यानी ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक ना। तो यही आपको सत्यापित करना था। अब आगे इसी प्रकार आपको अगला करना है, कौन सा, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक ना। तो देखिए इनको भी, इसको नोट कर लेंगे पहले, ठीक ना, फिर आगे देखेंगे, ठीक। तो चाहे वीडियो रोक के नोट कर लें, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, तो सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, प्रूफ नंबर सेकंड, ठीक ना। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए और बी में जो कॉमन है उसको लिख लेंगे, तो देखिए 2 कॉमन है तो 2 लिख लिया, 4 नहीं है, 6 नहीं है, ठीक ना, बाकी कुछ नहीं मिला ना, ठीक। तो 2 लिख लिया, फिर उसके बाद 4 नहीं है, ठीक ना, 6 नहीं है, 8 भी नहीं है, ठीक ना। तो बस यही क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। अब आपको क्या निकाल लेना है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, तो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर दीजिए, ठीक ना। तो u से ए इंटरसेक्शन बी को हटाएंगे, तो बस आपको 2 को u से हटा देना, बाकी सबको लिख देना है, ठीक ना। तो 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। फिर उसके बाद क्या, ये तो हो गया, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाम दे दो, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू दिस, ठीक ना। अब आपको क्या निकाल लेना, ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक ना। तो ए डैश यूनियन बी डैश निकाल लीजिए, ठीक। तो ए डैश को बी डैश से मिला दीजिए, तो मिलाएंगे तो 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, फिर यहाँ पे 1 तो लिख ही चुके, 4 नहीं लिखा था तो 4 लिख लिया,
6 नहीं लिखा था तो 6 लिख लिया, 8 नहीं लिखा था तो 8 लिख लिया, 9 लिख चुके तो 9 लिखने की जरूरत नहीं। तो देखिए दोनों इक्वल हैं, बस क्रम उनके इधर उधर हैं, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड। तो इनके राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाए, यानी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो यानी आपने डी मॉर्गन के दोनों नियम सत्यापित कर दिए, ठीक ना। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, कि अगले क्वेश्चन में करना आपको क्या है कि निम्नलिखित के लिए उपयुक्त वेन आरेख बनाना है, ठीक ना। तो देखिए वेन आरेख बनाने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहला काम कि पहला आपको बनाना है 5 का फर्स्ट पार्ट। देखिए ए यूनियन बी का होल डैश का वेन आरेख बनाना है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ये एक रेक्टेंगल बनाएंगे, क्योंकि वेन आरेख तो आपको बताया है लेकिन उसमें समष्टि समुच्चय नहीं बताया था तो कैसे दर्शाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि समष्टि समुच्चय को हमेशा काहे में दर्शाते हैं, एक आयत में दर्शाते हैं, ठीक ना। तो ये आयत किसको निरूपित करता है, समष्टि समुच्चय U को निरूपित करता है। फिर उसके बाद आप A बना लीजिए और साथ में B बना लीजिए, ये A हो गया ये B हो गया। आपको निकालना क्या है, A यूनियन B का होल डैश। तो देखिए A यूनियन B आप जानते हैं क्या होता है, ये पूरा पार्ट A और B को मिला दें, ठीक ना, ये वाला पार्ट होता पूरा A यूनियन B, ठीक। तो अब आपको करना क्या है, A यूनियन B का होल डैश निकालना है, मतलब U से आपको इस पूरे पार्ट को क्या करना है, निकालना है, ठीक ना। तो निकालने के लिए आप कोई उससे ब्लेड से तो निकाल नहीं देंगे इसको, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि U में ऐसी लाइनें खींचेंगे जो A यूनियन B में ना जाएं। तो U में आप ऐसी लाइंस खींच दो जो A यूनियन B में ना जाएं, ठीक ना। बस यही काम आपको करना है और हमेशा इसको काहे से बनाना है, पेंसिल से बनाना है, ठीक ना, ताकि इसमें आप बिगाड़ भी सकें, ठीक। अब क्या करेंगे कि अब इसको तो ये तो हो गया, ये आपका पूरा प्रदर्शित कर रहा है, तो इस पार्ट को आप क्या कर देंगे, जो A यूनियन B आपने बनाया था उसको क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा, ये पूरा पार्ट आप इरेज कर देंगे, ठीक। तो ये और फिर उसके बाद क्या करना है ये भी देखिए, उसके बाद आपको जितना पार्ट ये दिख रहा है A यूनियन B का होल डैश, उसको आप पेंसिल से जैसे शेडिंग करते हैं वैसे शेड कर देंगे। तो ये क्या कहलाएगा, A यूनियन B का होल डैश। अब देखिए अगले क्वेश्चन कह रहा है A डैश इंटरसेक्शन B डैश बनाइए। तो देखिए A डैश इंटरसेक्शन B डैश इसी के इक्वल टू होता है, ठीक ना। A डैश इंटरसेक्शन B डैश इक्वल टू क्या होता है, A यूनियन B का होल डैश डी मॉर्गन के नियम से। तो ये दोनों का जो है वेन आरेख बन जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट सेकंड दोनों हो गए इसमें, ठीक ना, फर्स्ट और सेकंड ये दोनों हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, A इंटरसेक्शन B का होल डैश। तो A इंटरसेक्शन B का होल डैश, तो देखिए A इंटरसेक्शन B का होल डैश, ठीक। तो देखिए उसी तरह से ये समष्टि समुच्चय U हो गया, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया। तो A इंटरसेक्शन B का होल डैश देखिए, तो देखिए A इंटरसेक्शन B, तो आप जानते हैं जो दोनों के बीच में एक कॉमन वाला भाग करता है ये क्या कहलाता है, A इंटरसेक्शन B कहलाता है। ये आपका क्या होता है, A इंटरसेक्शन B होता है। लेकिन आपको निकालना क्या है, A इंटरसेक्शन B का होल डैश। ये तो आपका A इंटरसेक्शन B हो गया, लेकिन आपको A इंटरसेक्शन B का होल डैश तो आप कैसे निकालेंगे, U से हटाएंगे, तो U तो पूरा है, ठीक ना, इनको लेते हुए। तो आप पूरे U को छायांकित करेंगे सिवाय किसको छोड़ के, A इंटरसेक्शन B को छोड़ के। तो लाइनें ऐसे चली जाएंगी, बस आपका ये कॉमन वाले पार्ट में लाइन्स नहीं जाएंगी, ठीक ना, इसमें भी जाएंगी, ठीक। तो इस पूरे भाग को लिख देंगे और लास्ट में क्या करेंगे, इस भाग को क्या कर देंगे, मिटा देंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद जैसे आप शेडिंग करते हैं वैसे शेडिंग कर देंगे, बस ये कॉमन वाले पार्ट को छोड़ देंगे, ठीक ना। तो ये हो गया। अब देखिए यही इक्वल काहे के होता है, A डैश यूनियन B डैश के डी मॉर्गन के नियम से। तो ये आपका 3rd क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। तो 5 नंबर क्वेश्चंस हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक ना। तो देखिए सार्वत्रिक समुच्चय U क्या है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक। अब देखिए एक समुच्चय A है, A कौन सा समुच्चय है, उन त्रिभुजों का समुच्चय जिनका कम से कम एक कोण 60 अंश से अलग है। तो A
उन त्रिभुजों का समुच्चय है जिनका कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। तो देखिए बात को समझिए, यहाँ पे ये सारा त्रिभुजों का समुच्चय है और यहाँ पे कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय है, ठीक ना। तो देखिए कम से कम एक का मतलब क्या होता है कि एक भी 60 अंश से अलग हो सकता है, दो भी 60 अंश से अलग हो सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए ये त्रिभुजों का समुच्चय था, तो इसमें देखिए कौन कौन से त्रिभुज हो सकते हैं, कौन कौन से त्रिभुज हो सकते हैं जिनका एक कोण 60 अंश से भिन्न हो, एक कोण 60 अंश से भिन्न हो, और एक हो सकता है दो कोण 60 अंश से भिन्न हो, दो कोण 60 से अलग हो, और तीसरा हो सकता है कि सारे कोण 60 हो, ये भी तो हो सकता है, ठीक ना। सभी कोण कैसे हों, 60 डिग्री के हों, ठीक ना। तो देखिए अगर एक कोण 60 अंश से भिन्न है, इसका मतलब इसमें ये बात छुपी है कि दो कोण उसके कितने अंश के हैं, 60 अंश के हैं, ठीक ना। तो इसके दो कोण 60 अंश के हैं और दो कोण 60 अंश से भिन्न, यानी तीसरा कोण किसका होगा, 60 का होगा। तो इसका एक कोण 60 डिग्री का है, तो इसके दो कोण 60 डिग्री के, इसके एक कोण 60 डिग्री का, इसके तीनों कोण 60 डिग्री के। तो आप यहां से माइनस किसको कर रहे हैं, दो वाले को, एक वाले को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो जब इस ए में यही तो है जिनका कम से कम एक कोण 60 डिग्री से अलग है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसको माइनस करेंगे और इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका, सभी कोण 60 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे कि जो ए डैश आएगा u माइनस ए से, वो क्या आएगा, x सच दैट x, ठीक ना, जिस x सच दैट x एक ऐसा त्रिभुज है, एक ऐसा त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण यानी प्रत्येक एंगल इसका जो है कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक ना। तो बात वही है कि कम से कम एक का मतलब क्या हो सकता है कि एक वाले भी होंगे और दो वाले भी होंगे। कम से कम एक का मतलब कि एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक ना, कम से कम एक कोण, ठीक ना, 60 डिग्री से भिन्न है। तो एक से कम भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और एक और बचा जिसके सभी कोण 60 डिग्री, तो उसको माइनस कर देंगे तो ये वाला बच जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि निम्नलिखित को रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ये वही पूरक नियम वाले सवाल हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ए यूनियन ए डैश, तो इसको तो पूरा इसका व्याख्या करके बताया था, ये काहे को इक्वल में होगा, कभी पूरक समुच्चय का मतलब है ये होता पूर्ण करने वाला। अगर इस पूरक समुच्चय किसी समुच्चय के साथ मिला देंगे तो पूरा समुच्चय अर्थात समष्टि समुच्चय बन जाएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है फाई डैश इंटरसेक्शन ए। तो देखिए समझिए बात को, फाई डैश का मतलब पीछे लिखाया है, फाई डैश का मतलब क्या होता है, यू, इंटरसेक्शन ए। तो यू के साथ किसी का भी आप इंटरसेक्शन लोगे तो वही सेट कितना आ जाएगा, ए, क्योंकि पूरा सेट ए में, ए जो है यू में आपका मिल ही जाएगा। तो जो कॉमन होता है वही इसमें लिखते हैं, तो जब ए उसका कॉमन होगा तो ए हुई हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे यूनियन होता तो मिला देते तो यू से ज़्यादा तो हो ना जाता, तो यूनियन होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, यू हो जाता, ठीक। फिर उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू कितना होता है, 5 होता है। चौथा क्वेश्चन क्या है कि यू डैश इंटरसेक्शन ए, तो यू डैश इक्वल टू पहले बताइए कितना होता है, 5 होता है, क्योंकि यू डैश का मतलब यू माइनस यू, और ये बताया पीछे कि कितना होता है 5, और इंटरसेक्शन ए, और 5 का किसी के साथ भी कॉमन लोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यही आपके रिक्त स्थान में पूर्ति हो गई, ठीक ना। तो इस तरह से देखिए ये पूरा आपका पूरक संचय आपका खत्म हो गया। अब आगे व्यवहारिक प्रश्न वाले सवाल हैं, ठीक ना। ये वाले इस बार कोर्स से आपके हट गए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन की दृष्टिकोण से, तो इसलिए उनको पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। तो कल फिर उनको देखेंगे, ठीक ना। तो जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें।